पिछली क्लासेस को हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ट्राइबल लोग रिवॉल्ट कर रहे थे और उसमें अल्लूरी सीतारमन राजू को फाइनली पुलिस ने कैप्चर किया, पेड़ से लगाया और बांध के मार दिया। लेकिन हम आगे देखेंगे कि 1922 में जब चौरी चौरा के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि जो सिविल डिसोबीडियंस सॉरी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने का मतलब मना कर दिया कि अब हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम लोग अभी सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हैं, हमें कुछ टाइम तक का कह सकते हैं कि एक गैप चाहिए जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर सकें कि सत्याग्रह करते कैसे हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी का एक अगला आंदोलन है जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि हम मानेंगे ही नहीं, वी विल नॉट ओबे योर रूल्स। हम आप जो भी कानून बनाएंगे उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डिसोबे करेंगे। तो अब देखेंगे इसमें बुक में भी मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा ही। ये सब हो चुका है कि महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या कहा था कि 1922 महात्मा गांधी कॉल ऑफ। महात्मा गांधी ने क्या किया, कॉल ऑफ कर लिया किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। कहा भाई नहीं, अभी हम लोग तैयार हैं नहीं नॉन कोऑपरेशन के लिए। ठीक, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, सिपाही मारे गए थे। इसके बाद अब यहाँ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के अंदर ही हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो विद इन द कांग्रेस देयर वाज सम प्रॉब्लम विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, देयर वर टू डिफरेंट क्लासेस इन द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग क्लास थी। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर भी है, एक जो थे सम लीडर्स वर नाउ ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल्स की बात करते थे। ठीक, और दूसरे कहते थे इलेक्शंस में जाने की। तो हम कह सकते हैं कि कुछ रेडिकल्स थे और कुछ को हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट। अब रेडिकल जो होंगे वो कहेंगे किस तरीके का मेथड, वो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करेंगे। और जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे वो बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन की, या फिर वो बात करेंगे मूवमेंट की कि किसी भी तरीके का हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेकर के आते हैं जिससे अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाएं। ठीक, तो होता क्या है कि 1923 में कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अब ये जो स्वराज पार्टी है ना, इसके दो लोग फाउंडर थे। अब उन दो फाउंडर्स के नाम अगर जानना चाहें तो एक है CR दास, चित्तरंजन दास इनको बोलते हैं, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जो थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्होंने मिल करके एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू। अब एक बात हमें जो समझनी है ना, यहाँ पर 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी, ये क्यों बनी, तो एक्चुअली बात ये थी कि यहाँ पर जो था 1919 में एक एक्ट बना था, अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था इस एक्ट का नाम अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बना था 1919 में। तो इसमें बात की गई थी कि अलग अलग प्रोविंशियल इलाके जो होंगे वहाँ से इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद जो लोग जीतेंगे वो अपना रूल करेंगे। ठीक, इस पे बहुत डिटेल हमें नहीं समझना है, किसी और क्लास में हम देखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हमें कहा है कि आप प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो वही लोग थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़ करेंगे। और दो लोग कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू।
लेकिन यहाँ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? कहते हैं ना कि जब जब सत्ता का अहंकार छाता है, युवा सड़कों पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यूथ होता है, जैसे तुम लोग हो 16 साल 17 साल 18 साल, तुम्हारे खून में उबाल है ना। अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो मेरे खून का जो उबाल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि अरे यार प्यार से कोई काम करते हैं, क्या ज़रूरत है लड़ने की। लेकिन युवा जो है लड़ाई करना चाहता है, वो लड़ना चाहता है, वो मारपीट करना चाहता है। ठीक, तो अब इसमें देखोगे तो अब मोतीलाल नेहरू सोचो, पापा हैं लेकिन इनके बेटे कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कह रहे हैं ना ना भाई पापा, हम आपके मेथड से जो है बिल्कुल जो है मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम आपका मेथड नहीं मानेंगे। तो पंडित नेहरू का साथ कौन दे रहे थे? पंडित नेहरू का साथ दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ये कह रहे थे मैं भी जो है आप लोगों की बात नहीं मानूंगा, मैं भी कंटिन्यूअस एजिटेशन करूंगा, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ, इनको मार मार के यहाँ से भगाना है। ठीक, तो इस तरीके की बातें चल रही थी। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। और जो ये रेडिकल्स ग्रुप है यहाँ पर देखोगे खास करके स्वराज पार्टी बनती है, चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है। अब अब इसी समय जब ये सब चल रहा था तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा सकता हूं। एक मिनट, अब शांत रहो तुम लोग जरा। अब आप देखेंगे इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसीजन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड लेट 1920। ध्यान दो, अभी तो आपस में कांग्रेस में लड़ाई चल ही रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड दो और फैक्टर्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि आगे भारत कैसे चलेगा। ठीक है, भारत में किस तरह से एजिटेशन होगा। आप देखोगे तो होता क्या है, पहली चीज जो हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन, ध्यान देना, लेट 1930s के आसपास आप जब देखोगे, ठीक है, तो अचानक से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मैंने बताया था, द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक, तो वही थी और उसका असर इंडिया में भी पड़ा होगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस, है ना, और चीज़ों के दामों का क्या होना, बढ़ जाना, इन्फ्लेशन इंक्रीज होना, ठीक। और उसी साल एक और चीज हुई, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल। एग्रीकल्चरल प्राइसेस मतलब जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनके प्राइसेस फॉल कर गए, मतलब गिर गए, ठीक है। 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अब जब एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस फॉल करेंगे तो भारत उस समय एग्रीकल्चरल गुड को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, है ना। तो अब इंडिया का जो एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब समझो, जब हम भारतीय लोग एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल गुड्स को तो उससे हमें पैसा मिलता था और उसी पैसे से हम ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू पे कर पाते थे, है ना। अब जब हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम या तो डिक्रीज हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी, है ना। और इंडियंस विल बी अनेबल टू पे द टैक्सेस, ठीक है। peasants will unable to pay टैक्सेस। टैक्सेस को हम कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू अब पीजेंट्स तो पे नहीं कर पाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो रही है इसके आसपास, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, दो तरीके की दिक्कतें हैं। पहले तो कांग्रेस में आपस में विभाजन है, एक तरफ रेडिकल है, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इंडिया में जॉब लॉस वगैरह आ रही हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक।
साथ में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चरल चीज़ों के प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे थे। क्यों? क्योंकि उसको लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपने यहाँ मंगा नहीं रहे थे, है ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की वजह से इनकम या तो ज़ीरो हो गई या इनकम बहुत कम हो गई। तो जो हमारे फार्मर्स थे वो पे कैसे कर पाते? तो वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। अब इसी समय पे आप देखोगे कि क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अंग्रेज इसी समय क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करते हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबको पता है बना था, जिसकी वजह से काउंसिल इलेक्शंस इंडिया में होने थे। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन भेजेंगे और वो कमीशन क्या करेगा, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेंज करके इंडिया के आने वाले नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करेगा। तो वो आना चाहिए था कब? 1929 में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 1928 में एक कमीशन इंडिया भेजना स्टार्ट किया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो साइमन कमीशन है ना, इसके जो मतलब लीडर हैं वो हैं सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके हेड थे। अब उनके लीडरशिप में ये इंडिया आना शुरू होता है। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, देयर विल बी नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। मेंबर इन द साइमन कमीशन, मतलब साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं होगा। तो हम भारतीयों ने पूछा कि भाई क्यों, हम लोगों के अंदर कांटे लगे हैं क्या, हमें कानून वगैरह की जानकारी नहीं है? तो अंग्रेजों ने कहा हाँ, आप लोगों को सही में कानून की जानकारी नहीं है। तो अब जब उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोगों को सच में कानून की जानकारी नहीं है, तो हमें लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग जहाँ से साइमन कमीशन आ रहा था, मतलब वो साथ में लोग आ रहे थे, वहीं जाके पोर्ट पर खड़े हो गए काले झंडे लेकर के, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक करना स्टार्ट कर दिया। साइमन वापस जाओ, बोर्ड वगैरह लगा करके जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, वापस यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ लिखा भी है 1920 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी ये काम कर रही थी, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि वायसराय इस समय लॉर्ड इरविन था, जिसने अक्टूबर 1929 में कहा कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिस्कस होगा। मैं 2-3 बात समझा देता हूँ, इसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए। हुआ क्या, अब इसके लिए साइमन गो बैक के नारे लगे। यहां पर साइमन गो बैक मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से कहें तो हरे साइमनवा घर जाओ वापस, ठीक। तो साइमन गो बैक, वापस जाओ। तो उस समय ब्रिटिश वायसराय हमारे यहाँ कौन थे? लॉर्ड इरविन, ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। हाँ, तो इरविन ने कहा ऐसा है, ओए एक बात कर, ठीक है, एक बात सुनो। अक्टूबर 1929 का समय कब है? अक्टूबर 1929। तो इरविन साहब ने कहा ऐसा है, हम चाहते हैं ना इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देना। वी वांटेड टू गिव इंडिया अ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, अगर जानना चाहते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सरकार भारतीय लोग ही चलाएंगे, लेकिन कंट्रोल कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेट, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस जो है देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहा ऐसा है कि हम ऐसे आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे, हम ब्रिटेन में कई सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे। क्या कराएंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस होगा कि नया जो डोमिनियन इंडिया होगा वो कैसा होगा, ठीक। अब ध्यान दो,
जो पर्सन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू वाले थे वो लोग इस डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार हो जाएंगे कि सही बात है यार, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा तो हमारी सरकार हम खुद ही चलाएंगे। लेकिन जो नए हैं, युवा हैं, जिनके गर्म खून है, क्या वो इस बात को मानेंगे? कहेंगे ना ना, हमको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। आज़ादी किससे आज़ादी? अंग्रेजों से आज़ादी। ठीक, किस तरीके की आज़ादी? तो देखो यहाँ आप देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। फिर वही दोनों गर्म खून वाले व्यक्ति, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, मैं पीटी नेहरू लिख रहा हूं, पीटी नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, एंड सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा ऐसा है, ओए ओए क्या रे, ये डोमिनियन स्टेटस देगा, मेरे को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पूरी स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम। तो कैसी फ्रीडम? कैसी फ्रीडम चाहिए? तो मुझे फ्रीडम चाहिए किससे? लिबरल मॉडरेट्स वर प्रोपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। वो जो लिबरल लोग थे, जो डरे हुए लोग थे, नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ये सब लड़ाई झगड़ा हमारे बस का नहीं है, लेने का बस उठाएंगे डंडा, मार के अंग्रेजों को भगाएंगे। तो अब लिबरल्स क्या कह रहे थे? अब ध्यान दो, वही लिबरल्स कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हम लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ए क्या बात हो रही है भाई? अब 1929 आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। याद रखो, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लाहौर कांग्रेस की बात करते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है भाई? लाहौर कांग्रेस की बात करते हैं, और लाहौर कांग्रेस में कहते हैं कि भाई हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, भाड़े की आजादी नहीं चाहिए, मेरे को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए, अंग्रेजों का पत्ता भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लाहौर कांग्रेस में पंडित नेहरू ने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि हम जो है फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम क्या करेंगे आगे, 26 दिसंबर 1930 से क्या है, हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ईच एंड एवरी ईयर। हम हर साल 26 दिसंबर नहीं, सॉरी 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 से हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। चलो, तो यहाँ पर जो है ये हुआ। अब महात्मा गांधी जो है, देखो ये बहुत चालाक आदमी थे। अब ये सोच रहे थे कि क्या करूं मैं, कोई आइडिया नहीं आ रहा मेरे पास, मैं कैसे सभी भारतीयों को एक साथ लेके आऊं, कोई तरीका है भारतीयों को एक साथ लेके आने का? सोच रहे थे। तब तक देखो गांधी चालाक आदमी थे, उन्होंने शुरू किया साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस। साल्ट मार्च क्यों शुरू किया? तो अब देखोगे इसमें भी लिखा होगा, गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब नमक एक ऐसी चीज है जिसको रिच से रिच आदमी यूज करेगा और पुअर से पुअर आदमी यूज करेगा, है ना? क्योंकि बिना टाटा नमक के स्वाद कैसा? नमक तो चाहिए ही, बिना नमक के स्वाद कैसा? व्रत भी लोग रहते तो नमक छोड़ने को बहुत बड़ा त्याग मानते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। जानते हो 31 जनवरी 1930 को, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक बात होगी क्या,
ये ना, ये 11 सूत्री डिमांड तुम्हें याद नहीं रखनी है, बट इतना याद रखना है कि 31 जनवरी जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कहा, ओ इरविन, ओ इरविन, सुन जरा सुन, सुन जरा सुन, बरसात की धुन नहीं। यहाँ पे जो कह रहे हैं, स्टेटिंग वायसराय इरविन लेटर टू स्टेटिंग 11 डिमांड्स, वो इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखते हैं, 11 डिमांड्स। भाई 11 सूत्री डिमांड, इसमें कई बातें थी, वो हमें याद नहीं रखना है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी थी ना जो जनरल इंटरेस्ट की थी, ठीक। जैसे मैं कुछ बता देता हूं कि जिन सत्याग्रहियों को आपने अरेस्ट किया है, जिन सत्याग्रहियों को आपने अरेस्ट किया है उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक। जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं जिनको आप जबरदस्ती उठा के ले गए उन्हें आप छोड़ दीजिए। इसमें महात्मा गांधी ने भगत सिंह की भी बात की थी कि, लेकिन हालांकि इरविन इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ था कि भगत सिंह को छोड़ना है, और भगत सिंह खुद भी नहीं चाहते थे कि उन्हें ब्रिटिशर्स आज़ादी दे दें, क्योंकि वो माफ़ी लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अगर माफ़ी लेने के पक्ष में होते तो वो डायरेक्ट ऐसा बम फोड़ते जिससे अंग्रेजी उड़ जाते, है ना। उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी वजह से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बस वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि असल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है क्या, है ना। बहरहाल एक मिनट शांत रहिए आप लोग। अब महात्मा गांधी एक ऐसी बात चाह रहे थे कि जो सबको जोड़े, तो उसमें इनकी एक डिमांड थी, 11 डिमांड में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो ये डिमांड थी, टू एबोलाइज द सॉल्ट टैक्स, टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। ध्यान देना आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एबोलिश द सॉल्ट टैक्स, ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को जो 11 डिमांड्स रखी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी, तो यही थी टू एबोलाइज द सॉल्ट टैक्स। ऐसा क्यों? मान लो असर्शन रीजन आता है तो वहाँ पे यही बोलेंगे कि क्योंकि साल्ट जो है एक बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है जिसको अमीर गरीब हर कोई यूज करेगा, है ना। वही बात यहाँ लिखा है, साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ द फूड। भाई बिना नमक के स्वाद कैसा, है ना। आप लोग प्रचार भी देखते होंगे, ये मुकेश इनको घोंघा हो गया है कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने टाटा नमक नहीं खाया था, क्योंकि इसमें है आयोडीन। लेकिन उस समय स्वाद की बात ज़्यादा थी, ठीक है। The tax on salt and government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed that most oppressive phase of British rule. महात्मा गांधी ने कहा ऐसा है, नमक पर टैक्स लगा रहे हो तुम लोग, नमक पर टैक्स लगा रहे हो। नमक कोई ऑब्जेक्ट है टैक्स लगाने वाला, बिना नमक के तो हमारा खाना ही नहीं चलेगा, और बिना स्वाद के अगर हम रहेंगे तो हम तुमसे लड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाई 11 मार्च। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मेरी डिमांड, मतलब ये साल्ट टैक्स हटाने की डिमांड, कब तक? 11 मार्च तक। कब तक? 11 मार्च तक अगर कंप्लीट नहीं हुई, अगर कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं क्या करूंगा, कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। कांग्रेस क्या करेगी? एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, इसका मतलब क्या है? मैं खुद महात्मा गांधी अपनी लाठी लूंगा और यहां से निकलूंगा, मैं खुद जाके नमक बना के नमक कानून तोड़ूंगा। या तो इस साल्ट टैक्स को हटाओ या हम जो है ये मूवमेंट लेके आएंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। लॉर्ड इरविन को लगा ये बूढ़ा आदमी कितना चलेगा, चलते चलते मर ही जाएगा, हम इसकी डिमांड को बिल्कुल नहीं मानेंगे।
अब अंतिम में देखेंगे तो इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट। इरविन, वही बात मैंने कहा ना कि इरविन मानने को तैयार ही नहीं है उस बात को। अब महात्मा गांधी एक नंबर के जिद्दी आदमी, 12 मार्च 1930 ही स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस। और उन्होंने किया क्या, इन्होंने स्टार्ट किया एक डांडी मार्च। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया डांडी मार्च, इसको याद रखना डेट को, डांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने कौन सा मार्च स्टार्ट किया, डांडी मार्च। कब स्टार्ट करते हैं, 12 मार्च 1930 को। और ध्यान देना, इसमें महात्मा गांधी जो है टोटल 78 वॉलंटियर्स के साथ निकलते हैं। कितने वॉलंटियर्स, 78 वॉलंटियर्स। ये नंबर कभी कभी जो है सीबीएसई के जो चपड़ खंजू टीचर्स होते हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट जी। इसके बाद हम देखते हैं द मार्च ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम ऑन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन्स ऑफ डांडी। ये कहाँ से कहाँ तक चला, तो ए भाई क्या बताई, यहाँ से आप देखेंगे महात्मा गांधी का आश्रम था साबरमती में, साबरमती में, ठीक, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे इनका आश्रम था। तो साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया अपना डांडी मार्च और टोटल 240 माइल्स चले, आज के हिसाब से 720 किलोमीटर। अब कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को, और वहीं जाके नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। अगली क्लास कल।